बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 26 MTH 401 का डिस्कस करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, आपने इस लेक्चर से पहले बेसिकली इस कोर्स के अंदर आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में डिस्कस कर लिया होगा। कैसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव आ जाता है डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाती हैं। देन आपने उनकी एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस किया होगा। फिर आपने उसी डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट नंबर के साथ उसको सॉल्व करने का मेथड भी जान लिया होगा। जैसे कि इनसे पिछले लेक्चर जैसे कि वहाँ पे कुछ कैपेसिटर के थे, इंडक्टर के थे, ठीक है, और रजिस्टर के थे। आपने उनको एप्लीकेशन के हिसाब से सॉल्व किया और आंसर निकाले। सो स्टूडेंट्स, वहाँ पे हमारे पास एक रियल जो नंबर थे, कांस्टेंट नंबर जो थे, वो हमारे पास मौजूद थे जिसको हम सॉल्व करते थे। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसके अंदर हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को वेरिएबल कोएफिशिएंट के साथ देखेंगे। और ये जो वेरिएबल कोएफिशिएंट वाले क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स, ये इजी नहीं होते। इसमें हम बहुत सी एटमोलॉजीज़ को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जिसमें आप जो है वो काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। सो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेंबर वीडियो पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपने लास्ट में कमेंट में पूछ लेना है। सो लेट्स सी कि आपके सामने कुछ एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं जिसमें एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम एंड प्लस एक्स वाई प्राइम। तो ये डबल प्राइम यानी कि डबल डेरिवेटिव, उसके साथ एक्स एज अ नॉन कांस्टेंट जिसे हमने वेरिएबल का नाम दिया हुआ है। सो ऐसे इक्वेशंस जो हैं हमारे पास वेरिएबल इक्वेशंस के नाम से जानी जाती हैं डेरिवेटिव के अंदर। सो ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया गया है कि ऐसे इक्वेशंस हमारे पास टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएशन, वाइब्रेशन फिनोमेना, क्वांटम मैकेनिक्स, रिंगिंग, बहुत से पोटेंशियल प्रॉब्लम जो है वहाँ पे ऐसे एप्लीकेशंस को हम मद्देनज़र रखते हैं। मैं आपको भी बताऊंगा यहाँ पे कि हम इन्हें कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा वेरिएबल क्वेश्चंस को यहाँ पे समझ लीजिएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है ना आर्टिकल नज़र आ रहा है हमें। सो स्टूडेंट्स, काशी आयलर इक्वेशन जो हैं बेसिकली हमारे पास ये कौन थे? ये हमारे पास बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे। इन्होंने मैथ में बहुत सा काम किया है, और उसी काम में से एक डिफरेंशियल इक्वेशंस का भी है। तो इनकी मेथड को हम जानते हैं कि क्या मेथड था सॉल्व का इनका। सो लेट्स सी कि हम इनके क्वेश्चंस को किस तरह से समझेंगे। आपके पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की फॉर्म नज़र आ रही है, ए की पावर एन एक्स की पावर एन, सॉरी ए एन एक्स की पावर एन डी एन वाई बाई डी एक्स की पावर एन, ठीक है, और ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन डी एन माइनस वन वाई और डी एक्स की पावर एन माइनस वन। ये बेसिकली एक फॉर्म है हमारे पास स्टूडेंट्स, ठीक है, जनरल फॉर्म है हमारे पास। इसमें ए क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, और एक्स जो है ये कोफिशिएंट है उन डेरिवेटिव्स के, ठीक है, और इस तरह से एन माइनस वन जो है ये बता रहे हैं कि कौन सा डेरिवेटिव चल रहा है डी के ऊपर। सो बेसिकली जो है हमारे पास इक्वेशंस के ऊपर जब हम वेरिएबल को लेके आएंगे सॉल्व कैसे करना है, मैं ही आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ ठीक है। सो मेथड में सोल्यूशन आपसे शेयर करता हूँ कि मेथड को पहले आप समझ लीजिएगा जो हमने हर क्वेश्चन पे अप्लाई करना है स्टूडेंट्स। सो मेथड में क्या करेंगे, आपके पास जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो आपने क्या करना है, लेट करना है y इक्वल टू एक्स की पावर m को आपने लेट करना है, और यहीं से सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव्स की वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाल लेनी है। लाइक उसने यहाँ पे क्या किया है, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, पावर शुरू में आ गई है, ठीक है, ऐसे होता था ना, x की पावर m होगा तो बेसिकली पावर शुरू में आ जाएगी और पावर से क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है इसी तरह से जब आप डेरिवेटिव सेकंड लेंगे तो फिर ये पावर भी m के साथ आ जाएगी, जो कि आपको यहाँ पे m के साथ नज़र आ रही है, और m माइनस वन से वन माइनस कर देंगे तो वो माइनस का टू, यानी सेकेंड ऑर्डर और फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव का आंसर आपने निकाल लेना है कि आपके पास जहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव होगा आपने वहाँ पे ये पुट करना है, जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव होगा आपने ये पुट करना है, और जहाँ पे सिंपल y होगा और आपने वहाँ पे ये पुट कर देना है, ठीक है। सो इसी तरह से जब आप पुट कर देंगे तो फिर आपके पास एक ऐसी इक्वेशन बनेगी जिसमें से आप m वालों को एक्सिलरी इक्वेशन के तौर पे निकाल लेंगे। ये मैं आपसे मेथड शेयर कर रहा हूँ। फिर उसी इक्वेशंस के आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन से दो आंसर निकाल लेने हैं, यानी कि दो रूट निकाल लेने हैं। फिर वो आपको रूट्स जो हैं वो तीन तरह के होंगे, रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। फिर वो हमारे पास सेकंड नंबर पर ऐसे भी हो सकते हैं कि वो रियल ना हो, कम्प्लेक्स हो जाए,
ठीक है ना। फिर वो रिपीटेड भी हो सकते हैं, तो हम उनके 2-3 केसेस हैं यहाँ पे, उनको डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे केसेस में उसने कहा है कि डिस्टिंक्ट रियल होंगे, यानी कि वो दोनों ही रूट इक्वल नहीं होंगे, रिपीट नहीं होंगे। सो इस केस में हमने क्या करना है, हमने जब उनकी पार्टिकुलर सोल्यूशन लिखना है तो हमने c1 x की पावर m और c2 x की पावर m2, ठीक है। ऐसा कब हो रहा है, जब आपके दोनों रूट्स यानी कि फैक्टराइजेशन से जो आंसर आते होते हैं ना वो दोनों डिफरेंट होंगे। तो लेट्स सी हम एग्जांपल करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं एक्स स्क्र डी स्क्र वाई डी एक्स स्क्र माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4y इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने ये इस चीज़ का सहारा लेना है। हमने क्या करना है, जहाँ पे y होगा ये पुट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव में आपको ऊपर बता के आया हूँ, हमने ये निकाल लेने हैं निकाल के आपने इसमें पुट कर देना है। सो लेट्स सी कि आपको नज़र आ रहा है जी कि ये एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे है, ये सारा पोर्शन आपके डबल डेरिवेटिव का, ठीक है। फिर माइनस 2x वैसे का वैसे है, और एम एक्स की पावर m माइनस 1 ये आपके डेरिवेटिव का आंसर है, और माइनस 4y y की जगह पे x की पावर m। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या किया है उसने, सिंप्लीफाई किस तरह से हो गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर यहाँ से गायब है और माइनस 2m वो सारा किधर गया, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बेसिकली एक्स का मैं साफ लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्स का स्क्वायर है और साथ में m, और ये अब देखें कि जो आपके पास m और m माइनस 1 ये तो वैसे आ रहा है ना, इसको तो मैं नहीं लिख रहा। जो दूसरी चीज़ है ना आपके पास x की पावर, यहाँ पे लिख देता हूँ m माइनस 2। तो स्टूडेंट x की पावर m माइनस 2 जो है ना, इसको बेसिकली मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x की पावर m अलग कर दूंगा और x की पावर माइनस 2 अलग कर दूंगा। फिर अगले स्टेप में चूँकि ये पावर माइनस की 2 है तो मैं इसको बटे में लिखूंगा, तो ये x की पावर पॉजिटिव 2 हो जाएगी, तो वो पॉजिटिव की 2 चूँकि ये मल्टीपल हो रहा है सारे का सारा, तो x की पावर पॉजिटिव 2 इस 2 से कैंसिल हो जाती है। इसी वजह से आपके पास x की पावर m वाला पोर्शन रह जाता है, बाकी आपके पास ये माइनस 2 और ये स्क्वायर वाला पोर्शन एक दूसरे से ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका सॉल्व हो जाता है। और बिल्कुल फिर मैं अगर आपको इस स्टेप के बारे में बताऊँ कि ये कैसे सॉल्व हो चुका है, तो इसमें देखें तो माइनस 2 भी आ रहा है वैसे का वैसे, बस x गायब है और m के साथ जो आ रहा है ना वो एक्स एम तो कॉमन ले लेते हैं ना टोटल। तो बेसिकली मैं बताता हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या है, तो x कहाँ पे चला गया है, तो देखें आपके पास आ रहा है एक्स एम एक्स की पावर m माइनस, सॉरी पावर में लिखना है कि यहाँ पे मुकम्मल लिख देता हूँ m x की पावर m माइनस 1। तो स्टूडेंट m जो है वो आपका वैसे रहना है x m x की पावर m, और ये जो पावर माइनस 1 है ना उसने x की पावर साथ माइनस 1 लिखना है। ये माइनस 1 ओवर एक्स लिखोगा तो 1 ओवर एक्स इस x से कैंसिल हो जाएगा, बाद में यही x की पावर m जो है वो कॉमन भी चला जाएगा, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ m रह जाएगा माइनस 2 के साथ, यही आपको माइनस m रह गया माइनस 2 के साथ, आप देख सकते हैं। और फिर आपको पता है कि एक्स एम यहाँ से भी कॉमन जा चुका था तो वो उसने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, तो स्टूडेंट्स क्या हुआ कि हमने x की पावर m को अब हमने क्या कर रहा है, जो हमने कॉमन ले लिया था इक्वल टू 0 रखने से ये ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास ये बन जाएगी मसावत, ठीक है। अब m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसने आपने इसके क्या करना है, इसको फैक्टर कर देना है। फैक्टराइजेशन से क्या करना है, इसके दो रूट्स बना लेने हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको पता है रूट कैसे बनाते हैं, m का स्क्वायर है और क्या बन जाएगा वहाँ पे माइनस का 4m प्लस m माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर m कॉमन लेंगे तो m माइनस 4 और 1 कॉमन लेंगे तो m माइनस 4। फिर आपके पास m प्लस 1 का और m माइनस का 4, तो माइनस 4 उधर आके पॉजिटिव का और 1 उधर आके नेगेटिव का, तो आप देख सकते हैं माइनस 1 और पॉजिटिव का 4 दो रूट्स आ जाते हैं, ठीक है। अब हमने दोनों रूट्स को कैसे लिखना होता है, हमारे पास दोनों रूट्स चूँकि रिपीटेड भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से c1 x की पावर में आ जाएगा फर्स्ट रूट और c2 x की पावर में आ जाएगा सेकेंड रूट। तो अगर हमारे पास रिपीटेड होते हैं, उसकी एग्जांपल भी आप देख लीजिएगा। लेट्स से अगर हमारे पास रिपीटेड होंगे तो हमने स्टूडेंट्स मेथड को चेंज करना है। हमने हमारे पास जो एक रूट बनेगा, लेट्स से उसने कहा है कि y इक्वल टू एक्स की पावर m1, यानी कि वो रूट जो रिपीट हो रहा होगा, हमने उसको किस तरह से करना है कि अगर मैं जनरल इक्वेशन की बात करूँ तो ये अगर आपके पास एक जनरल इक्वेशन है जिसमें से अगर हम b ओवर एक्स को यहाँ पे p करें और c a x स्क्वायर, ये सारा हमारे पास क्या है
आपको क्यों नज़र आ रहा है, राइट। तो हमने क्या करना है, हमने इस फार्मूले को लेके आना है। एक्स की पावर में है m1, यानी कि फर्स्ट आपका जो रूट होगा, देन द इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर में पी ऑफ एक्स। अब पी ऑफ एक्स क्या था, माइनस बी ओवर ए एक्स, और बटे में क्या आ रहा था हमारे पास, उसी रूट्स जो कि एक्स पावर एम है, जो कि आपके वाई का आंसर है। बेसिकली हम इसे वाई भी लिख सकते हैं, उसका स्केयर होता है। ठीक है, ये आपके पास एक मेथड है जिसको अगर मैं मज़ीद सॉल्व करूँ ना आगे फार्मूला बनाने के लिए, मज़ीद इसको सिंपलीफाई करने के लिए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने जब इंटीग्रेशन की है तो बी ओवर ए बाहर आ जाना था, 1/x की इंटीग्रेशन करने से वो log x में चला जाना था। ठीक है, वो क्या हो जाना था हमारे पास, log में चले जाना था स्टूडेंट्स। ठीक है, सो फिर क्या होना था वहाँ पे, जैसे वो log में जाएगा, जाहिर सी बात है log की पावर में चला जाएगा j, और log e से कैंसिल होके e की पावर, मतलब कि यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये ऊपर चला जाएगा, x की पावर माइनस बी ओवर ए हो जाएगा। log और e आपस में कैंसिल होके आपको सिर्फ x की पावर माइनस बी ओवर ए नज़र आएगा। ठीक है, और ये वाला बटे में जो था x की पावर 2m-1, तो ये ऊपर जाके माइनस का 2m1 हो जाएगा। समझ आ रही है ना यहाँ तक, ज़बरदस्त। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास ना कुछ फॉर्म बनी है जिसे हम कह देंगे कि यहाँ पे अगर हम इसके डिस्क्रिमिनेंट की बात करेंगे वो ज़ीरो होगा, तो फिर हम वहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। लेट्स सी कि वहाँ पर हमारे पास m1 और m1 जो था ना आपके पास, यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसके अकॉर्डिंग जो कि आपको नज़र आ रहा है am स्क्वायर प्लस b माइनस ए एम प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ से m1 की बात करूँ, माइनस बी ओवर 2a, फिर हमारे पास वो 2 जो है वो बटे में उधर मल्टीपल हो जाता है और नेगेटिव भी मल्टीपल हो जाता है, राइट। तो फिर हमारे पास x की पावर जो -2m1 है ना, उसकी जगह पे क्या आ जाता है, ये आप देख सकते हैं कि जो मैंने इसका आंसर ऊपर दिया था x की पावर में जो -2m1 होता है, तो उसकी पावर भी ये वाली बन जाएगी। अब वो भी x की पावर है, ये भी x की पावर है, तो बेसिकली बेस सेम होने से पावरें आपस में सॉल्व हो जाएंगी। तो सॉल्व होने से यहाँ पे माइनस बी इस पॉजिटिव बी से जब एडिशन से कैंसिल हो जाएगा, तो वो माइनस ए बटे वाले ए से कैंसिल होके -1 रह जाएगा, जिसकी वजह से x बटे में चला जाएगा, फिर वो दोबारा से log बन जाएगा। तो इस तरह से वो log शो हो जाता है। यानी कि हम सिंपल ये कहेंगे कि हमारे पास जब भी रिपीटेबल होंगे, आपने इस फार्मूले को जहन में रखना है तो ठीक है, वरना आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जब आपके पास रिपीट होंगे तो आपने फर्स्ट वाले को c1 x की पावर में ले आना है, और सेकंड वाले को पावर में ला के साथ में log x लाजमी लिखना है। लेट्स सी, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, अब मैं रिपीट नहीं करूँगा, आपने वैसे ही y की पावर x की पावर m लेना है, बाद में उसके डेरिवेटिव लेके पुट करना है। जब आपने देखा रूट तो स्क्वायर बन गया, स्क्वायर से आपको पता है कि जो भी एक आ रहा है वो 2 आंसर होंगे। अब ये चूँकि सेम था, 2 आने थे, तो इसी तरह से आपने डायरेक्ट इस पर log लिख दिया। अब आपने वो सारा मेथड अप्लाई नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है, आप समझ गए होंगे कि चूँकि ये रिपीटेड है, इसकी वजह से आपने यहाँ पे सेकंड पोर्शन के साथ log लगा देना है। थर्ड आपके पास था कि जब आपके पास कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स रूट होंगे, ठीक है, तो इसका भी मैं मेथड आपसे शेयर नहीं करता, जस्ट आपको बता देता हूँ कि जब आपके पास, क्योंकि आपने जब पेपर आना है ना, तो आपने वहाँ पे डायरेक्ट आंसर देना है, आपने इनको प्रूव नहीं करना होता। तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ अब इसके लिए, ये वैसे बड़ा आसान है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, अगर कुछ समझना चाहे तो वो समझ भी ले, प्रॉब्लम होगी तो मुझे बता दीजिएगा। आपके पास जब भी कम्प्लेक्स रूट होंगे तो आपने c1 cos बीटा और c2 sin बीटा के हिसाब से ले आने हैं, यानी बीटा log x साथ आएंगे जब आपके पास कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो है वो आपके रूट होंगे। तो लेट्स सी, उसने यहाँ पर हमें एक एग्जांपल भी दे दी इसकी, जिसमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यानी कि कंडीशन भी अप्लाई हो रही है। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा सारा प्रोसीजर वही है, डेरिवेटिव में पुट की वैल्यू, रूट्स देखा, फिर रूट्स को फैक्टराइजेशन की तो वो नहीं बनी, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया तो आपके पास आयोटा वाले रूट्स मिल गए आपको। ठीक है, तो देखें वही काम किया हमने कि हमने इनको cos 2 log जो आपके पास बन रहा था कम्प्लेक्स का साथ में log x, फिर साइन, और फिर आपके पास कम्प्लेक्स नंबर। सो बहुत ही आसान सा मेथड है इनका कि जब आपके पास कम्प्लेक्स आएंगे तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए लेके आना है, जब आपके पास रिपीटेड हो रहे हैं तो आपने क्या करना है कि आपने log लेना है, c1 वैसे लिखना है, और जब आपके पास रिपीट नहीं हो रहे तो आपने उससे सिंपल जो आपका पार्टिकुलर सोल्यूशन है वैसे ही लिखना है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास वैसे ही है जी, सॉल्व द थर्ड। अब बेसिकली यहाँ पे चेंजिंग क्या आ गई है कि आपके पास थर्ड ऑर्डर था, वहाँ पे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थे काशी ऑर्डर के, अब वहाँ पे थर्ड आ जाता है। सो स्टूडेंट्स, आपने वही काम करना है, आपने उसका तीसरा डेरिवेटिव भी निकाल लेना है, जैसे कि यहाँ पे उसने निकाल लिया है। फिर आपने इन तमाम को पुट करके एक्स एम को कॉमन ले लेना है,
वहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह से x की 3, m की 3, m की 2 और आपके पास m और ये कॉन्स्टेंट जो है ना आपके पास सॉरी एक्सिलरी इक्वेशन जो है वो वहाँ तक पहुँच जाएगी। देन आपने क्या करना है, आपने इनके रूट्स निकाल लेने। ठीक है, अगर m की 3 के रूट्स नहीं निकालने आते तो आप इसे कोफिशिएंट को उतार लीजिएगा कि 1, 2, 4, 8, यहाँ पे ऐसा नंबर जो आपको 0 0 आंसर शो करवा दे। ठीक है, तो वो यहाँ पे हमारे पास -2 था कि 1 -2 0 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 फिर 4 -8 एंड देन 0। तो -2 जो है वो आपका फैक्टर था जो कि उन्होंने यहाँ पे -2 को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। राइट, देन आपके पास जो चीज़ बनेगी ना वो आपके पास क्या होगी, जो लास्ट में बची थी ना आपने उनको अगेन से सॉल्व करना है। एम स्क्र प्लस 4 तो वो माइनस का हो जाएगा, एम स्क्र माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 4, जब आप लेंगे तो प्लस माइनस का 2 आयोटा। सो अब देखें आपका जो सिंपल है वो सही सही मतलब कि आपका एग्जैक्ट बन जाएगा, जिस पे कम्प्लेक्स आ रहा था उसमें कॉज और साइन भी आपके शामिल हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो आपके पास होमोजेनस की नहीं है। क्या मतलब है होमोजेनस की नहीं है जी, क्योंकि हमारे पास जितने भी पहले क्वेश्चन थे उसमें इक्वल टू 0 था, अब यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं है, तो यानी कि हमारे पास ये नॉन होमोजेनस इक्वेशन है। तो आपने पहले सॉल्व उसको वैसे ही करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेने हैं, आंसर लेने हैं। आपने उनका पार्टिकुलर सोल्यूशन जो कि आपको यहाँ पे बना के दे दिया है। 2 रूट बने थे, दोनों ही क्या थे, रियल थे, डिस्टिंक्ट थे, ना को आपके पास रिपीटिव था ना आपके पास कम्प्लेक्स था, तो आपका आंसर ये बन चुका है। देन आपने क्या करना है, आपने रिंगसन थ्योरम के अकॉर्डिंगली आपने u1 u2 आपने बेसिकली अब ये चीज़ फाइंड करनी है जो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपने yp को भी फाइंड करना है, फिर आपने जनरल सोल्यूशन लिखते हुए yc प्लस yp इकट्ठा कर देना है। कब ऐसा करते हैं, जब आपके पास नॉन होमोजेनस होती हैं। yc फाइंड कर लिया, अब आपने yp को फाइंड करना है। तो yp में हमारे पास u1 y1 प्लस u2 y2 है, तो u1 का फार्मूला w1 बाई w, u2 डैश का w2 बाई w। अब ये कैसे बनाने हैं सो स्टूडेंट्स आपको याद होगा आपने क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन किए होंगे 9th क्लास के अंदर भी। ठीक है, तो बेसिकली वहाँ पे क्या होता है कि आपने जब W1 की बात करनी है तो आपने जो आपके पास हम इक्वल टू 0 रखते हुए सॉल्व करते हैं वो वाला पॉइंट, राइट, और दूसरा हमारे पास y2। ठीक है, और फिर एक तरफ हमारे पास 0 होगा, एक तरफ हमारे पास फंक्शन होगा। ठीक है, और फिर उसी फंक्शन का नीचे नीचे वाली रो जो होती है ना, ये हमारे पास उसका डेरिवेटिव आ जाता है। ठीक है, सो जब हम W2 की बात करेंगे तो यही पोर्शन जो हमारे पास पहले 1 के लिए आ गया था ना, अब इसने जब हम W2 लिखेंगे तो यही पोर्शन इसके लिए आ जाएगा और y1 यहाँ पे आ जाएगा। बेसिकली हमारे पास 3 चीज़ें हैं, एक हमारे पास है y1, एक हमारे पास है y2 और एक हमारे पास है 0। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, चलें। एक हमारे पास है 0, एक हमारे पास है y1, एक हमारे पास है y2, ये 3 चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक है, जब हमने क्या करना है, जब हमने सिंपली चीज़ को लेना है ना W1 को, तो W1 को जब हमने लेना है तो हमने इन दोनों को लेना है। जब हमने W2 को लेना है तो फिर मैंने क्या करना है, मैंने इसके साथ इसकी जगह पे 0 को लेना है, यानी कि W1 लिखूंगा तो 0 ऑफ एफ एक्स उसकी जगह पे आ जाएंगे, W2 लिखूंगा तो 0 ऑफ एफ एक्स उनकी जगह पे आ जाएंगे, बाकी उनके डेरिवेटिव नीचे फर्दर वैसे ही जाएंगे। सो अभी हम इसको देख लेंगे कि सॉल्व कैसे करना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जनरल फॉर्म जो है ना इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूँ, क्योंकि एक तरफ हमारे पास वो था, दूसरी तरफ हमारे पास ये फॉर्म थी, राइट। सो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स जो है ना, जो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर जाएँ तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे ये आ रहा है जो कि उसने हमें क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ पे देख सकते हैं 2g। तो बेसिकली ये कैसे बनी है, आपने एक्स की 2 पहले डिवाइड कर देना है, वाई डबल प्राइम का आंसर एग्जैक्ट बनाना है, तो फिर आपके पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, फिर इसमें W, W1, W2, फिर आपको पता है इसको सॉल्व कैसे करते हैं। बल्कि मैं पहले ये भी बता दूं कि बेसिकली क्या होता है, ये ऊपर जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव नीचे ले जाता है 1x², तो बेसिकली हमारे पास इसका डेरिवेटिव जो है ना 3x का स्क्वायर, इस तरह से इसको भी। ठीक है, और फिर इनको मल्टीपल करते होते हैं, डिटर्मिनेंट जिस तरह लेते हैं डिटर्मिनेंट ले लेना है आम। ठीक है, डिटर्मिनेंट लेने के बाद आपके पास जो आंसर बनेंगे आपने उन आंसर का दोबारा से इंटीग्रेट करना है। लेट्स सी इंटीग्रेशन का मेथड भी आपको बता दूं कि अगर -x² जो आपके पास डेरिवेटिव आया है ना, आपने इसका इंटीग्रेशन भी करना है, तो x² e⁻x है ना अगर, तो आप क्या करें इंटीग्रेशन जब लेंगे तो माइनस को कॉमन कर दें और x² को छोड़ दें, e⁻x की इंटीग्रेशन भी e⁻x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि 2x। तो दोबारा फिर क्या होगा, आपने माइनस आपका ऑलरेडी बाहर है, मैं अंदर मल्टीपल कर देता हूँ एक्स की और e की पावर x, फिर वो माइनस इस माइनस को क्या कर देंगे प्लस, और फिर इसका आप डेरिवेटिव ले लें, इसमें से 2 को मैं ले लेता हूँ बाहर, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, x को छोड़ दूंगा e की पावर x फिर वैसे, और माइनस इंटीग्रेशन 2 जो मैंने कॉमन लिया था उसको मैं मल्टीपल भी कर देता हूँ और फिर e की पावर x। तो ये आपका पोर्शन आ जाएगा आपका उसका, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसने ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा भी होगा। लेट्स सी कि आपको नज़र आ रहा है कि जो मैंने सॉल्व करके लिखा था वो उसने यहाँ पे बना दिया। इसकी इंटीग्रेशन वही बनेगी तो लिहाजा वो वैसे की वैसे रह जाती है। फिर आपने देखा कि वाई पी का जो आंसर है वो आपने बना लिया। देन आपने जब मुकम्मल तौर पे आंसर निकालना होता है तो आपने वाई सी और वाई पी को ऐड कर लेना होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट था, ठीक है। आई होप कि आपने काफ़ी हद तक इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने लाजमी डिस्कस कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो है वो इजाज़त चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट।